पैसा बहुत ही अनकंफर्टेबल टॉपिक होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ खास नहीं होती, जिस कारण उन्हें अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना पड़ता है। उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस काफी यंग एज से ही होने लगता है और ऊपर से अभी इन्वेस्टिंग का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जहां पर सभी को ये बताया जाता है कि आपको जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने रिटायरमेंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए और अपने इमरजेंसी फंड में मिनिमम 1 साल तक का पैसा होना ही चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें यंग जनरेशन के लिए काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है और अगर इनकम अच्छी भी हो तो खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एरिन लॉरी की बुक ब्रोक मिलेनियल, स्टॉप स्क्रैपिंग बाय एंड गेट योर फाइनेंशियल लाइफ टुगेदर बुक की समरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ब्रोक मिलेनियल जो 2017 में पब्लिश हुई थी, ये एक कमाल की पर्सनल फाइनेंस बुक है जो स्पेशली यंग जनरेशन के लिए लिखा गया है कि कैसे जो लोग अभी अपने 20s और 30s में हैं, वो अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करे और कैसे वो फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। ऑथर पैसों के रिलेटेड हमें प्रिपेयर करने की इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स शेयर करती है, जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सके। और ये बुक उन सभी के लिए है जिन्हें अपना फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर करना है। और साथ ही साथ आपको मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशंस दूंगा कि आप कैसे साइड इनकम जनरेट कर सको, बिना अपनी पढ़ाई और जॉब को इग्नोर करे बिना आप कैसे साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं ब्रीफ में आपके साथ ऑथर के बारे में शेयर करूं तो एरिन एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर है, ऑथर है और एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी है जो लोगों की हेल्प करती है उनके पैसों रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है और मेरा गोल इस चैनल से यही है कि मैं 10,000 लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करूं और साथ ही साथ मेरा सपना है कि इंडिया पूरे विश्व का सबसे सक्सेसफुल देश बने। और आज के इस वीडियो से मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं देश के लिए। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज। पहला लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है यंग जनरेशन आर स्ट्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड अबाउट मनी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक यंग जनरेशन वाली कंट्री है। एक रिसर्च ये कहती है कि 2027 तक इंडिया के पास लार्जेस्ट वर्क फोर्स होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2/3 ऑफ हमारी पॉपुलेशन 35 साल से भी छोटी है। यानी इंडिया कंपेयर करे बाकी डेवलप्ड कंट्री से तो इंडिया बहुत ही यंग है और यही हमारा एडवांटेज है। हमारी कंट्री आने वाले समय में सबसे ज्यादा एजुकेटेड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और ज्यादा एम्बिशियस होने वाली है कंपेयर करें अगर हम पिछले जनरेशन से। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक स्किल जिसमें हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं और हम बहुत ही पीछे हैं, वो है मनी मैनेजमेंट की। एक रिसर्च में ये पता लगा है कि मिलेनियल्स पीयर प्रेशर में आकर काफी पैसे खर्च करते हैं, जैसे ब्रांडेड फोन्स, जूते, कपड़े, बाइक और कार में। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि आप दूसरों को देखकर अपनी लाइफस्टाइल उनके लाइफस्टाइल की तरह बनाने की कोशिश करते हो, जस्ट बिकॉज आपको उस ग्रुप का पार्ट बनना है। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बात माने तो मिलेनियल्स एक्सपीरियंस पे ज्यादा खर्च करना चाहते हैं कंपेयर करें अगर सेविंग से। यानी बाहर घूमना फिरना, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाना, सोशल मीडिया में फैंसी प्लेसेस की अपडेट्स देना, जो हमारे पेरेंट्स नहीं करते हैं। इसीलिए वो बेहतर हैं मनी मैनेजमेंट में कंपेयर करें हम आज की जनरेशन की। इसीलिए ऑथर एरिन कहती है कि जब बात आती है मिलेनियल्स की तो मिलेनियल्स उन एज ग्रुप के लोगों को कहा जाता है जो 1981 से 1996 में पैदा हुए हैं, यानी जो लोग अभी 24 साल से 39 साल के हैं। तो ऑथर के अनुसार मिलेनियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं और कंफ्यूज रहते हैं पैसों के बारे में। ऑथर एरिन और उनकी फ्रेंड लिजी एक कॉफी शॉप में मिले और लिजी जो अभी सिर्फ 23 साल की है, वो न्यूयॉर्क में मूव की थी अपने सपने को पूरा करने के लिए। लिजी को एक क्रिएटिव करियर परस्यू करना था, लेकिन वो एरिन को ये बताती है कि वो एक बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब में फंस चुकी है, जिससे ना कि उनके पास पैसे बचते हैं और ना ही टाइम। एरिन ने लिजी को जॉब छोड़ने की सलाह दी और अपने पैशन को फॉलो करने को कहा, लेकिन ये सिर्फ सुनने में आसान लगता है, रियलिटी में नहीं। लिजी ने कहा कि मैं रोज अपने बैंक अकाउंट को देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि काश मेरे पास और पैसे होते, और तुम मुझे जॉब छोड़ने की एडवाइस दे रही हो, जिसका मतलब है कि मुझे अपने फाइनेंस को मैनेज करना होगा और एक स्टेबल प्लान बनाना होगा, जो बहुत ही स्ट्रेसिंग है मेरे लिए। ऑथर ने सोचा कि लिजी एक अच्छे परिवार से आती है और काफी सक्सेसफुल भी है अपने करियर में। अगर लिजी
बिजी, स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज हो सकती है, तो मैक्सिमम मिलेनियर्स में भी ये बहुत कॉमन होगा, जहां पर वो फाइनेंस को मैनेज करने का मीनिंग निकालते हैं फ्रस्ट्रेशन और सैक्रिफाइस, बल्कि उन्हें फ्रीडम के बारे में सोचना चाहिए। कितने सारे मिलेनियर्स अवॉइड करते हैं पैसों के बारे में सोचना, लेकिन अपने पैसों को हैंडल करना बहुत ही सीरियस है। अगर आप इसे अवॉइड करोगे तो शायद आपके ऊपर काफी कर्ज आ सकता है, या फिर आप लंबे समय तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहोगे। पहला स्टेप जो हर यंग जनरेशन को लेना चाहिए कि वो ये सोचे कि अपने रिलेशनशिप पैसों के साथ कैसे बेहतर करे। इसका कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सिंपल माइंडसेट चेंज करना है पैसों के बारे में, और बहुत ही छोटे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। दूसरा स्टेप जो आप सभी को लेना है पैसों के बारे में, जिसमें आपको अपनी कंपल्सिव बिहेवियर को चेंज करना है। कंपल्सिव बिहेवियर से ऑथर का मतलब है कंपल्सिव स्पेंडिंग बिहेवियर, यानी जो चीजें आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हो और शायद उन चीजों की आपको जरूरत भी नहीं है। अगर आप ये दो स्टेप्स को फॉलो करते हो, यानी अपने रिलेशनशिप पैसों के साथ बेहतर करते हो और अपनी कंपल्सिव स्पेंडिंग बिहेवियर को भी चेंज करते हो, तो इससे आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे पैसों के बारे में, और आप स्मार्टली पैसे खर्च भी करेंगे। और जो मैक्सिमम लोग जो अभी स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज्ड है, वहीं पे आप रिलैक्स्ड और स्मार्ट बन जाओगे पैसों के बारे में। अपनी रिलेशनशिप पैसों के साथ बेहतर करने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और आपको साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोस देखनी चाहिए पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि अपस्टॉक से आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए, जो बिल्कुल फ्री है, जिससे आप मार्केट के बारे में जान सको। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज करता हूं, इसीलिए आप सभी को रेकमेंड भी कर रहा हूं। और कंपल्सिव बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो वो ये है कि आप कोई भी चीज खरीदने से पहले, स्पेशली कोई चीज अगर महंगी है, तो आप अपने आप को 48 आवर्स के लिए रोके। अगर आप उन 48 आवर्स के बाद भी कन्विंस्ड हो कि आपको वो चीज लेनी है, तो आप वो जरूर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको 2 दिन के बाद मोटिवेशन ही नहीं रहेगी वो चीज खरीदने की, और आप एक ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहोगे जिसमें आपको कम पैसे में सेम बेनिफिट्स मिल सके। दूसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा वो है 2 सिंपल लॉज ऑफ बजटिंग, यानी 2 बहुत ही सिंपल नियम है बजटिंग के। हमने अभी तक ये सीखा कि पैसे के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी करनी है और अपने कंपल्सिव स्पेंडिंग बिहेवियर को भी चेंज करना है, और पैसों को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है जो सबके लिए काम कर सकता है, क्योंकि सबकी एक अपनी आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी है, एटीट्यूड है और डिफरेंट एक्सपीरियंस है पैसों के बारे में। इसीलिए ऑथर कहती है कि बजटिंग हमेशा आपके गोल के ऊपर होना चाहिए। उसके लिए ऑथर ने 2 बहुत ही सिंपल रूल बनाए हैं। पहला रूल है फॉलो अ कैश डाइट। कैश डाइट का मतलब है कि जितना हो सके आपको कैश में ट्रांजैक्शन करनी है। ऑनलाइन ट्रांसफर या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना है। आप पूछेंगे कि अभी तो जमाना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का है, तो ऑथर क्यों ऐसा करने को बोल रही है? इसका 2 सिंपल रीजन है। पहला है कि जब आप कैश में पैसा देना शुरू करते हो तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। यानी जब आप नोट्स और कॉइन्स में पैसे देते हो तो आप सबकॉन्शियसली आप ये सोचते हो कि आपके वॉलेट में हमेशा ज्यादा पैसे होने चाहिए, लेकिन वही जब आप ऑनलाइन पैसे देते हो तो क्योंकि ये बहुत ही इजी है ट्रांसफर करने में, और आपका ब्रेन इसको अभी तक रियल पैसे नहीं मानता है, इसीलिए आप सभी को जितना हो सके उतना कैश में ट्रांजैक्शन करना चाहिए, अगर हम ऑथर की बात माने तो। दूसरा रीजन है कि आपको कैश डाइट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब आप कैश में पैसे देते हो तो काफी चीजें आपके लिए सस्ती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई मूवी टिकट्स खरीदते हो ऑनलाइन तो आपसे इंटरनेट हैंडलिंग फीस चार्ज करी जाती है। वही अगर आप डायरेक्टली काउंटर से खरीदेंगे तो आपके वो पैसे बच जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन ग्रोसरीज मंगाते हो तो आपको डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, और ऑर्गेनिक सब्जी के नाम पे आपको ज्यादा पैसे भी लग जाते हैं। वहीं अगर आप अपने घर के लोकल मार्केट से सब्जी लो, या ग्रोसरीज खरीदे तो आपको सस्ता भी मिलता है, और साथ ही साथ आप लोकल वेंडर्स को भी सपोर्ट करते हो। दूसरा रूल है बजटिंग का, ट्रैक एवरी ट्रांजैक्शन। इसका सिंपल सा गोल है कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से कोई भी ऐप यूज कर सकते हो जिसमें आपने कब खरीदा है, कितने में खरीदा है, क्या
खरीदा है और क्यों खरीदा है ये मेंशन करना होगा। ये थोड़ा शुरू में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे ही आपको इसकी आदत लग जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि हर महीने आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और कहां पे खर्च हो रहे हैं और कैसे आप इन खर्चों को कम कर सकते हो। इस मेथड से ऑथर के फ्रेंड ने ये देखा कि वो $500 सिर्फ अपने लंच पे खर्च करती है जब वो ऑफिस जाती है। तो ऑथर के फ्रेंड ने फिर घर से खाना ले जाना शुरू किया, जिससे उनका एक्सपेंस $200 पे आ गया, यानी $300 ऑथर के फ्रेंड के बच गए जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना शुरू किया। और साथ ही साथ ऑथर एरिन लॉरी हमें एक रियलिस्टिक बजटिंग परसेंटेज बनाने के लिए कहती है, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे बचा सके। 3 तरीके के खर्चे होते हैं। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि आपका रेंट। दूसरा है फाइनेंशियल गोल्स, जहां पे आप पैसे सेव करते हो एक बहुत ही बड़ा गोल अचीव करने के लिए, जैसे कि आप पैसे बचा रहे हो अपने घर खरीदने के लिए। और तीसरा होता है फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग, जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका खाना पीना, शॉपिंग, अपने घर पे पैसे भेजना। ये सारे चीजें फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग होती है क्योंकि ये फिक्स नहीं होती है। कभी किसी मंथ में आप ज्यादा खर्चा कर सकते हो और किसी मंथ में आपके खर्चे कम हो जाते हैं। आइडियली मिलेनियल्स 50% अपने फिक्स्ड कॉस्ट पे खर्च करते हैं, 20% अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए सेव करते हैं और 30% अपने फ्लेक्सिबल खर्चों पे खर्च करते हैं। तो ऑथर हमें ये रेकमेंड करती है कि हमें एक ऐसा परसेंटेज बनाना चाहिए जिससे कि हमारे फिक्स्ड कॉस्ट और फ्लेक्सिबल कॉस्ट कम हो सके और फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज्यादा पैसे बचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति जिसका नाम है शिवम, उसकी सैलरी है 50,000 रुपए और वो बैंगलोर में रहता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव सिटी है, तो ऑथर के अनुसार 50% यानी 25,000 रुपए तो उसके रेंट और यूटिलिटीज में ही लग जाते होंगे और बाकी के 25,000 उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल गोल्स पे लग जाते होंगे। तो रियल सेविंग्स कुछ बचती ही नहीं होगी। लेकिन अगर शिवम अपने फिक्स्ड कॉस्ट और फ्लेक्सिबल कॉस्ट को कम कर देता है तो उसके पास ज्यादा पैसे बचेंगे कंपेयर करें अगर पिछले परसेंटेज से। और जैसे ही शिवम का सैलरी बढ़ जाता है 70,000 तक 1-2 सालों में, तो उसे अपने खर्चे 50,000 वाले सैलरी जैसी ही रखनी है, जिससे कि वो ज्यादा पैसे बचा सके। तो इस स्ट्रैटेजी से हमने 2 सिंपल रूल समझा बजटिंग के, जिसमें पहला है फॉलो अ कैश डाइट, यानी आपको कैश में ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, और दूसरा है आपको अपने हर एक खर्चे को ट्रैक भी करना चाहिए। और आखिर में हमने ये सीखा कि अपने फिक्स्ड कॉस्ट और फ्लेक्सिबल कॉस्ट को जितना हो सके उतना कम करें, जिससे कि आपका इनकम बढ़े और आपके पास ज्यादा पैसे भी रहे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सको। तीसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है गेट बेटर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स अकाउंट एंड यूज क्रेडिट कार्ड एज अ फाइनेंशियल टूल। यानी हमें बेटर इंटरेस्ट रेट वाला बैंक चूज करना है अपने सेविंग्स अकाउंट के लिए और क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करना है। अगर आप अभी यंग हैं तो प्लीज इस पार्ट को इग्नोर ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं आजकल। वो एक ऐसे बैंक को चूज करते हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट पे काफी कम मिलता है। चलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एक बैंक पैसे कमाता कैसे है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया में। तो बैंक कैसे हमें फ्री में अकाउंट ओपन करता है और साथ ही साथ हमें इतने सारे सर्विसेज देता है, वो भी बिल्कुल मिनिमम चार्ज में। प्राइमरी बिजनेस है बैंक का, वो है पहले पैसे बोरो करना और फिर उन पैसों को लोगों को उधार देना इंटरेस्ट रेट पे। तो बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे बोरो करती है और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उधार देती है, जिसके डिफरेंस को कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो सिंपल शब्दों में कहूं तो बैंक एज अ मिडिल मैन काम करता है 2 व्यक्ति के बीच में, जहां पर एक से पैसे लिए जा रहे हैं और दूसरे को उधार देने के लिए। और बैंक सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं बल्कि कंपनीज को भी उधार देता है और साथ ही साथ एक्सपेंसिव चीजों पर भी आपको लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, स्टूडेंट एंड एजुकेशन लोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी बैंक में 1 लाख रुपए रखते हो तो बैंक आपको 3% का इंटरेस्ट रेट दे रही है आज के इस मार्केट में, यानी साल के 3,000 रुपए। लेकिन उसी पैसों को बैंक किसी और को लोन देता है, मान लेते हैं 8% पे। तो बैंक जो ये 5% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, यही है बैंक का इनकम, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कहते हैं। ऑथर एरिन कहती है कि चांसेस बहुत ज्यादा है आपने किसी भी बैंक का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट देखकर बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया होगा। हो सकता है कि आपने अपने कन्वीनियंस के लिए बैंक अकाउंट ओपन किया होगा क्योंकि कोई स्पेसिफिक बैंक आपके घर के पास है, या फिर आपके पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट सेम बैंक में है, इसीलिए आपने भी वही बैंक को चूज किया है। आजकल हम कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे हम 6% से भी ज्यादा तक इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट हमें मिल सकता है कंपेयर करें अगर हम बाकी फेमस बैंक से, जो आपको मैक्सिमम 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट आपको देती है। तो क्यों भला हम उस बैंक में पैसे रखें जहां पे हमें इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। जैसे SBI आपको 2.7% का इंटरेस्ट रेट देता है, ICICI बैंक आपको 3 से 3.5% का इंटरेस्ट रेट देता है पूरे साल में। लेकिन मेरे रिसर्च करने के बाद मैंने 3 ऐसे बैंक चुने हैं जिसमें आपको 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा अपने सेविंग्स अकाउंट पे, जो दुगना है आज के मार्केट में। सबसे पहला बैंक है स्मॉल जाना फाइनेंस बैंक, जिसमें आपको 7% मिलता है अपने सेविंग्स अकाउंट पे। दूसरा बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसमें आपको 6% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है अपने सेविंग्स अकाउंट पे। तीसरा बैंक है बंधन बैंक, जिसमें आपको 6% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आपका डेली बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है। और बहुत बार आपको डिजिटल अकाउंट ओपन करने पर भी कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जरूर चेक करिए कि आपका बैंक आपको कितना % इंटरेस्ट रेट दे रहा है आपके सेविंग्स अकाउंट पे, और साथ ही साथ कोशिश करिए कि उस बैंक में मूव कर ले जहां पर आपको ज्यादा फायदा मिले, और वही बैंक को चूज करे जो RBI द्वारा रेगुलेटेड हो। यानी अगर कल को बैंक डूब भी जाए तो आपके पैसे ना डूबे। और RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 5 लाख तक का सपोर्ट करेगी इन केस अगर कोई बैंक डूब जाता है जो पहले सिर्फ 1 लाख तक का था। तो यानी जो भी बैंक्स मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल RBI से रेगुलेटेड है, यानी बिल्कुल सेफ है। अब चलिए हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड एक इजी और कन्वीनियंट तरीका है जिससे हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यानी चाहे आप इंडिया में किसी भी जगह पे जाओ, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी खरीद सकते हो। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। जब आप अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आपको ये कार्ड इशू करता है एक क्रेडिट लिमिट के साथ। यानी यहाँ बैंक आपको ये कहता है कि आप इसी लिमिट तक क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो। मंथ खत्म होने के बाद आपके पास एक स्टेटमेंट आता है बैंक से, जिसमें वो सारी लिस्ट ऑफ परचेसेस आ जाती है जो आपने उस महीने में खर्च किया है। इसी के साथ साथ आपको एक मिनिमम अमाउंट ड्यू भी आ जाता है। मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब है कि आपको बैंक को इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर आप वो पैसे दे देते हो तो बाकी का जो बिल है वो आपके नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑथर एरिन लॉरी ये कहती है कि सबसे बेस्ट तरीका है अपने क्रेडिट कार्ड को एज अ फाइनेंशियल टूल यूज करना, वो है क्रेडिट कार्ड से अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिले जब भी आप कोई बड़ा परचेस करने वाले हो। तो क्रेडिट स्कोर एक ऐसा 3 डिजिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपकी एबिलिटी बताता है कि आप पैसे टाइम पे पे कर सकते हो या नहीं। यानी अगर आपके ऊपर कोई लोन है और आप टाइम से पैसे पे कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। जब आप एक नए लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, जिससे बैंक को ये लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे टाइम पे पैसे दे देगा। वही अगर किसी का क्रेडिट स्कोर खराब होता है तो बहुत बार बैंक लोन तो अप्रूव कर देता है लेकिन हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उस व्यक्ति से। तो ऑथर कहती है कि हम सभी को क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और टाइमली अपने बिल को चुकाना चाहिए, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। और क्रेडिट कार्ड लेने से आपको और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलता है, जैसे आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं शॉपिंग करने से, आपको एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिलता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल पे। बहुत बार आपको कई सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जब आप एक मिनिमम अमाउंट खर्च करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वही क्रेडिट कार्ड ले जो आपके लाइफस्टाइल से मैच करता हो, जिसमें आप मिनिमम खर्चे करो। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपको काफी एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेगा जो सिर्फ एक डेबिट कार्ड में नहीं मिलता। और जब आपको पैसे सेम ही खर्च करने हैं तो क्यों ना क्रेडिट कार्ड को यूज किया जाए, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा। तो इस लेसन से मैंने ये सीखा कि हम सभी को उस बैंक को चूज करना चाहिए जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सेविंग्स अकाउंट पे, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड को भी यूज करना चाहिए ज्यादा बेनिफिट्स के लिए। लेसन नंबर 4 जो मैंने इस बुक से सीखा वो है पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट टू अवॉइड डेट ट्रैप। चलिए हम डेट ट्रैप के बारे में समझते हैं। डेट ट्रैप एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति या किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है अपना लोन को पे करना, और किसी किसी केस में तो इम्पॉसिबल हो जाता है रीपे करना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाता है जिससे उस व्यक्ति को बहुत मुसीबत फेस करना पड़ सकता है, जस्ट बिकॉज उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है, इवन प्रिंसिपल से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। अगर आप किसी भी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से ये पूछेंगे कि नंबर 1 टिप क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए जो अभी अपने
20s और 30s में हैं, जिससे कि वो अपने पैसे बचा सकते हैं, तो वो आपको सबसे पहले यही बोलेंगे कि अपने आप को पे करना सीखो। यानी जो भी आप कमा रहे हो उसमें कुछ हिस्सा आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में हर महीने डालना ही चाहिए। और चाहे आपको इसके लिए कुछ सैक्रिफाइस ही करना क्यों ना पड़े, जैसे कि दोस्तों के साथ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना ना खाना, या फिर हर हफ्ते दोस्तों के साथ घूमना अवॉइड करना, या फिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और जितने भी सारे ये OTT प्लेटफॉर्म्स है उसके मेंबरशिप को कैंसिल करना। आपका सिंपल सा गोल होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति की एज कितनी भी हो, कि आपके ऊपर किसी भी तरह का लोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मुसीबत आ सकती है आपके ऊपर। इसीलिए अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करें और 2 अकाउंट ओपन करिए। पहला है इमरजेंसी अकाउंट और दूसरा है सेविंग्स अकाउंट। कोशिश करिए कि इन दोनों अकाउंट्स में आपको एटलीस्ट 1-1 लाख रुपए आपके पास होने ही चाहिए, जिससे कि कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आए तो आपको किसी से मांगने की या फिर बैंक से लोन लेने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए ऑथर रेकमेंड करती है कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको हमेशा लोन फ्री रहना पड़ेगा, और लोन फ्री रहने के लिए आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए अपने इमरजेंसी फंड में और अपने सेविंग्स अकाउंट में। तो अब मैं आपके साथ मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन शेयर करूंगा, जिससे आप महीने के 30,000 से भी ज्यादा कमा सकते हो अपने जॉब और पढ़ाई के साथ साथ। और ये इजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल जरूर है। नंबर 1 तरीका है 30,000 रुपए महीने कमाने का, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग से। जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में आता है उनका पहला गोल यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से बहुत बार उन्हें लॉस भी फेस करना पड़ता है। देखिए, स्टॉक मार्केट डायरेक्टली डिपेंड करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर से। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो और बेचते हो एक दिन में। ये काफी रिस्की है, क्योंकि इसमें रिटर्न्स बहुत ही अच्छे भी आ सकते हैं और बहुत आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी को रेकमेंड ये करूंगा कि सबसे पहले आप वर्चुअल ट्रेडिंग करना सीखिए, फिर एक्चुअल में ट्रेड करिए। वर्चुअल ट्रेडिंग में क्या होता है कि सब कुछ सेम रहता है, लेकिन आपके रियल पैसे नहीं लगते हैं। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे कि आप ट्रेड करोगे और प्रैक्टिस कर पाओगे। ये बेसिकली नेट प्रैक्टिस सेशन होता है एक्चुअल क्रिकेट मैच खेलने से पहले। अगर आपको 30,000 महीने कमाने हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन जितना आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करें, और नो मैटर आपको क्या फील हो रहा है, इस फील्ड में आने से पहले अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस आप जरूर अच्छी कर ले, जिससे कि आपके पैसे बिल्कुल सेफ रहे और आपको बढ़िया रिटर्न मिले। मैं फ्यूचर में डेफिनेटली इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप पे प्रैक्टिस जरूर करिए, जो बिल्कुल फ्री होता है। नंबर 2 है ज्वाइन अ ट्यूशन सेंटर एज एन एजुकेटर और एज अ बिजनेस डेवलपर। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप एक ट्यूशन या एजुकेशनल कंपनी में एज अ एजुकेटर काम कर सकते हैं, जिसमें आप आराम से स्टार्टिंग में 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक कमा सकते हैं, और 6 महीने या फिर 1 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ सकती है। कोशिश करिए कि ऑनलाइन बेस्ड कंपनीज में अप्लाई करें, जिससे कि आप घर से लोगों को पढ़ा सको। अगर आप जॉब करते हो तब भी आप ये पार्ट टाइम में कर सकते हो। आपको एज अ टीचर नहीं, बल्कि आपको एज अ बिजनेस डेवलपर काम करना है, जिसमें आप उन कंपनीज के कोर्सेज में इनरोल करने के लिए नए बच्चों को फोन पे या वीडियो कॉल पे उनके थॉट्स क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें कोर्सेज सेल कर सकते हैं। एक बिजनेस डेवलपर को 40,000 से भी ज्यादा की सैलरी मिलती है इंडिया में, और बहुत सारे कंपनीज आपको 50,000 तक का भी सैलरी देती है अगर आप इसे फुल टाइम कर सकते हो। तो आपके लिए क्या बेटर है, ये बिल्कुल आपके स्किल पर डिपेंड करता है और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ही अच्छा है अगर आपको पार्ट टाइम अर्निंग करनी है तो। नंबर 3 है वर्क इन नियर बाय इंडस्ट्रीज। आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपके घर के आसपास सबसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी है। वहां जाकर आप अपने लायक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप उनके लिए सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, या फिर क्लाइंट्स के साथ ईमेल पे कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर नए कस्टमर को ढूंढ कर उस कंपनी को लीड्स दे सकते हो। आपका गोल ये होना चाहिए कि उस कंपनी का सेल्स को मैं कैसे बढ़ा सकूं, या फिर उनके ऑपरेशन और प्रोडक्शन को मैं कैसे इंप्रूव कर सकूं। हो सकता है कि उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत पुरानी है और आप उन्हें हेल्प कर सकते हो एक नए तौर तरीके से। बहुत बार लोग हेजिटेट करते हैं किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले, लेकिन आपको शुरुआत में पैसे नहीं देखने हैं, बल्कि आपको ये सोचना है कि मुझे क्या सीखने को मिलेगा जिसे मैं फ्यूचर में कैपिटलाइज कर सकूं।
और कई बार बहुत सारे कंपनीज आपको हायर इसीलिए करना चाहेंगे क्योंकि आप लोकल व्यक्ति हो और डेफिनेटली आप उन्हें ज्यादा हेल्प कर सकोगे। ऐसा करने से भी आपको 30,000 से भी ज्यादा की सैलरी मिल सकती है, डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी के ऊपर। नंबर 4 और सबसे बेस्ट तरीका है 30,000 से भी ज्यादा पैसे कमाने का, वो है स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यानी अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करना। आपको क्या करना है कि कुछ महीने किसी भी फील्ड में लो पेइंग पे काम करना है और अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। उसके बाद उसी स्किल पे आपको अपनी बिजनेस शुरू करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी की सोशल मीडिया मार्केटिंग में हेल्प कर रहे थे तो अब आपको ये करना है कि अपनी खुद की कंपनी खोलकर मल्टीपल कंपनीज को अपने सर्विसेज बेचनी है। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि मुझे बिल्कुल लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी शुरू करनी है, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आप कुछ तो शुरू करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम किया है तो आपको उस स्किल को यूज करना है बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लेबर्स को ट्रेन करने के लिए। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें डेफिनेटली ज्यादा पैसे हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि आप वो जरूर करोगे। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो बहुत सारे यंग लोग आजकल पैसों को बहुत स्ट्रेसफुल मानते हैं, जिस कारण उन्हें लाइफ में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप अभी पैसे सेव नहीं कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पास सेविंग्स ही ना हो, जिस कारण आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो नंबर 1 लेसन जो हमने सीखा इस वीडियो से वो ये है कि यंग जनरेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और स्ट्रेस्ड भी है पैसों के बारे में। इसका सोल्यूशन है कि आपको बेहतर रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी अपने पैसों के साथ और आपको अपनी कंपल्सिव स्पेंडिंग बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा। दूसरा लेसन जो हमने सीखा इस वीडियो में वो है 2 लॉज ऑफ बजटिंग, जिसमें पहला रूल है फॉलो अ कैश डाइट, जिसमें आपको कुछ हफ्तों के लिए सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करनी है, और दूसरा है हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना है और एनालाइज भी करना है कि कैसे उसे कम कर सकते हैं। तीसरा लेसन जो हमने आज इस वीडियो में सीखा वो है अपने सेविंग्स अकाउंट उस बैंक से ओपन करना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड को भी आपको एज अ टूल यूज करना चाहिए अपना क्रेडिट स्कोर को बेहतर करने के लिए और साथ ही साथ एडिशनल बेनिफिट्स को यूज करने के लिए। चौथा लेसन जो हमने सीखा कि हम सभी को इमरजेंसी फंड में ज्यादा से ज्यादा पैसे होने चाहिए जिससे कि हमें कभी लोन की जरूरत ही ना पड़े। और आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप अपने कॉलेज और जॉब के साथ एक एडिशनल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला एडवाइस था आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और इस फील्ड में आने से पहले आपको वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करनी चाहिए और साथ ही साथ ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। दूसरा आपने सीखा कि आपको एज अ पार्ट टाइम टीचर या फिर बिजनेस डेवलपर आपको ऑनलाइन बेस्ड कंपनीज में काम करना चाहिए जिससे कि आपका एडिशनल एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाए। तीसरा आपको अपने घर के नियर बाय कंपनीज में काम कर सकते हो और चौथा आप अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इस डिटेल वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े कि मैं और आपके लिए डिटेल वीडियोस ला सकूं। प्लीज कमेंट में जरूर ये लिखिए कि आपको वीडियो की कौन सी पार्ट अच्छी लगी। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक को जरूर खरीदिए जिससे कि आप और भी अमेजिंग स्ट्रैटेजी सीख सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट संडे एक और डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।